हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और कल से आप लोगों के लिए रेगुलरली यानी कि 1 नवंबर से रेगुलरली आपके पास में एक करंट अफेयर का वीडियो है, वो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आपके पास में पहुंच जाया करेगा। सो आइएगा, फुल डिटेल से हम लोग आज भी जान लेते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना। एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आपको दूंगा मैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही एक्सप्लेनेशन दूंगा। कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी इस सेशन के अंदर, बस काम की और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक्सप्लेनेशन होगी इसके अंदर, ठीक है। सो आइए सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है कि हाल ही में कानून निर्माताओं ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों के लिए नए मानकों की मंजूरी दे दी है, ताकि निवेशकों को ग्रीन वॉशिंग या भ्रामक जलवायु अनुकूल दावों में लिप्त कंपनियों से वास्तविक रूप से टिकाऊ कंपनियों को अलग करने में सक्षम बनाया जा सके। आपको पता है ना कि ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने से मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं माइंड वॉश करती है कि हाँ ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, ये इस चीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन झूठे एक्चुअली विज्ञापन होते हैं, जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होती है, उसकी वजह से माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है और सही और गलत इसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अभी रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन है, जिसको हम लोग यूरोपीय संघ भी कहते हैं, उन्होंने बेसिकली जो है ना वो क्या किया है, उन्होंने बेसिकली एक कानून निर्माताओं के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया है नए मानकों की, ताकि निवेशकों को ग्रीन वॉशिंग में लिप्त कंपनियों से वास्तविक रूप से टिकाऊ कंपनियों को अलग करने में सक्षम बनाया जा सके। अब सबसे पहला सवाल ही दिमाग में आ रहा है कि सर ये जो ग्रीन बॉन्ड होता है ना, ग्रीन बॉन्ड ये क्या है। पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। इसको इशू करने पर जो पैसे जुटाए जाते हैं ना, उसे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में लगाया जाता है। उसी को ही आप लोग ग्रीन बॉन्ड फंड के नाम से जानते हैं एक्चुअली। मतलब एक्चुअली एक बॉन्ड होता है, जैसे नॉर्मली आप समझते होंगे कि जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा वगैरह डालते हैं तो इससे इसको गवर्नमेंट इशू करती है, पर इससे जो पैसा आता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। और एक यहाँ पे वर्ड है आपका ग्रीन वॉशिंग। ये एक वर्ड है आपका ग्रीन वॉशिंग। अब ये ग्रीन वॉशिंग जो है ना, इसको आप लोग किससे रिलेट करोगे, तो ग्रीन वॉशिंग जो है ना, जब कोई भी कंपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट का दावा करती है बट वास्तव में वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती ना, उसको आप लोग ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। जैसे आप ब्रेन वॉशिंग से रिलेट कर लो इसको आप लोग। ग्रीन वॉशिंग को आप लोग भ्रामक जलवायु के लिए कह रहे हो, जैसे झूठा है कि हाँ रिलेट किया जा रहा है कि हाँ कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है बट है नहीं। और दुनिया के लगभग 50%, पूरी दुनिया में लगभग 50% ग्रीन बॉन्ड यूरोपीय जो यूनियन है या यूरोपीय संघ है ना, इसके द्वारा ही इशू किए जाते हैं। और ग्रीन बॉन्ड का तकरीबन मार्केट कैप कितना है मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 3 to 4% जो है ना, नियर अबाउट ग्लोबल मार्केट का मतलब परसेंटेज कह सकते हो आप लोग, ग्रीन बॉन्ड मार्केट, ठीक है। चलिए, तो ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन क्या G20 का पार्ट है? हाँ बिल्कुल है। हालांकि अब G20 नहीं रहा, ये G21 हो गया। इसमें अफ्रीकन यूनियन है वो ऐड हो चुका है। सो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए सर, आगे जाते हैं हम लोग। और अगला हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा रहेगा कि अभी रिसेंटली कमांडर का सम्मेलन 2023 आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 ये कौन से सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो सेना कमांडरों का सम्मेलन अभी रिसेंटली जो ऑर्गेनाइज किया गया है ना, ये किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ ये एक साल में कितनी बार होता है। एक साल में ये 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है ये, ठीक है ना। अभी करंट में आर्मी के चीफ कौन है जानते हैं आप लोग? आर्मी के चीफ है करंट में मनोज पांडे, ठीक है ना। मनोज पांडे है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा मिलिट्री फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है वैसे? तो मिलिट्री फोर्सेस में जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जी होते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ वो कौन थे? तो पहले कमांडर इन चीफ थे एम करियप्पा थे। पूरा नाम उनका KM करियप्पा था, ठीक है ना। इसी उन्होंने पता है सबसे पहले आर्मी को जब ज्वाइन किया, इसी करके आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। 15 जनवरी 1949 को उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था, तो इस करके आर्मी डे मनाते हैं। 14 जनवरी 63 के अंदर वो रिटायर्ड हुए थे, तो 14 जैन को आप लोग एक्स आर्मी डे सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। अच्छा, इनकी कई सारी आर्मीज है। जैसे मैं आपको इनके ऑपरेशन वगैरह या कुछ चीज़ें बताता हूँ जो जो मुझे फिलहाल के लिए ऑन द स्पॉट याद आ रही है। जैसे एक तो ना अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ में था, 3 नागा, ठीक है ना, 3 नागा बटालियंस।
ये थ्री नागा बटालियंस जो है ना एक्चुअली ये कहाँ की है, ये हल्द्वानी की है, ठीक है ना। हल्द्वानी, हल्द्वानी कहाँ पड़ता है, हल्द्वानी पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। और इनको भी रिसेंटली प्रेसिडेंट कलर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है आपका। एक इंडियन आर्मी का बेसिकली ऑपरेशन उद्भव है, तुमने सुना हो तो, उद्भव, ऑपरेशन उद्भव। ऑपरेशन उद्भव क्या है, इसमें भारत के गौरव में इतिहास से सीखा जाएगा कि क्या क्या इतिहास में अच्छी चीज़ें रही है उनको रिपीट किया जाए, पॉजिटिव चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडियन आर्मी, मतलब रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी को कुछ मिसाइलें भी देने की बात की है। लाइक जैसे एक ना ध्रुवस्त्रा करके मिसाइल है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही फेमस है, आपकी ध्रुव करके आप याद कर लो, पूरा नाम उसका शायद ध्रुवस्त्रा करके है। और ये एयर टू सरफेस है, मैं बता देता हूँ आपको, एयर टू सरफेस है, एंटी टैंक मिसाइल भी है ये। एक प्रलय है, ठीक है ना, प्रलय, प्रलय नाम की मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है। इसकी रेंज काफ़ी अच्छी खासी रेंज है, 150 से लेके और 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। एक है वैभव है, वैभव, वैभव नाम की है, ये एंटी टैंक मिसाइल है, कल्याणी ग्रुप ने बनाई थी इसको। इसके अलावा भारतीय सेना के 7 कमान है, मैं बताया था। नॉर्थन कमान का हेडक्वार्टर तो पड़ता है उधमपुर के अंदर। ये उधमपुर मुझे बहुत अच्छे से याद है, 10 अगस्त 2017 की बात है, तब उधमपुर के अंदर उधमपुर के पास ये कनियाला स्टेशन है, कनियाला और जिंद्रा, वहाँ पे इंडियन ऑर्डिनेंस आर्मी के जो ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ मैं सिलेक्ट हुआ था एज ए टेलीफोन इंजीनियर। मुझे वहाँ 200 स्टूडेंट थे लगभग, उनमें सबसे बेस्ट स्टूडेंट का एक सर थे, मनोज शर्मा सर थे, उन्होंने मुझे इसके लिए सम्मानित भी किया था वहाँ पे। सो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम दिन था। एनीवे, तो उधमपुर रेलवे स्टेशन शहीद तुषार महाजन के नाम पे जो है ना ये पड़ा हुआ है। और ये उधमपुर बेसिकली जो नॉर्थ कमान है ना उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके अलावा भी है कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग, एक अभ्यास किया गया था, भारतीय सेना ने उसमें भाग लिया था, मंगोलिया के अंदर उसका आयोजन हुआ था। इसका नाम खान क्विस्ट करके अभ्यास था आपका, ठीक है ना, खान क्विस्ट, खान क्विस्ट करके अभ्यास था, मंगोलिया में हुआ था और इंडियन आर्मी ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपके जो जोरावर है, जोरावर ये हल्के टैंक होते हैं, ये इंडियन आर्मी को हल्के टैंक दिए जाते हैं। इसके अलावा महिंद्रा जो कंपनी है आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इन्होंने बेसिकली जो ना जो आर्मडो आर्मडो बोलते हैं उसको, आर्मडो गाड़ियां बना के दी है अभी रिसेंटली आर्मी को। हालांकि वैसे स्कॉर्पियो वगैरह काफ़ी फेमस कारें हैं जो महिंद्रा की इंडियन आर्मी के पास में ऑलरेडी है, ठीक है। एक अभ्यास और था जो लद्दाख के अंदर हुआ था, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था, और उस अभ्यास का नाम आप याद कर सकते हो, अगन्य, ठीक है ना, अगन्य अस्त्रा ऐसा कुछ करके नाम था, अगन्य याद कर देना आप लोग, अगन्य, अगन्य अभ्यास था। चलिए अगर आगे जाते हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जो है ना, इन्होंने रिसेंटली M-Donier डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड और पूर्वोत्तर संपर्क हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। इन पहलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, सही नहीं है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा, दौरे के बाद मंत्री केवल अपने दौरे की रिपोर्ट ही प्रस्तुत करते हैं, तो बाकी सारे सही है और एक गलत है इसके अंदर। एक्चुअली देखो क्या है कि M-Donier डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, ये लॉन्च किया किसने, BL वर्मा ने लॉन्च किया है। एक तो बात ये याद रखना, ये BL वर्मा है कौन, ये उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास क्षेत्र के राज्य मंत्री है। और वैसे ओवरऑल मंत्री इसके G किशन रेड्डी है जो संस्कृति मंत्रालय को भी संभालते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों को PM जो है ना वो अष्टलक्ष्मी कहते हैं। वैसे आप लोग इसको एक्चुअली सेवन सिस्टर तो बहुत पुराने टाइम से जान ही रहे, लेकिन फिलहाल के लिए एक प्रधानमंत्री जी का दिया गया नया नाम है, उसको आप लोग कहा करते हैं अष्टलक्ष्मी। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए अच्छा पॉइंट बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो राज्यवार दौरा किया गया था उसके बारे में सारी जानकारी थी। 5G एक्सपीरियंस है, गुवाहाटी के अंदर स्टार्ट किया गया टेलीकॉम मंत्रालय के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जो ना यहाँ पे हुई थी आपकी, और यहाँ पे कई सारी योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया था। इसके अलावा जो फॉरेनर्स आते हैं या बेसिकली यहाँ का जो टूरिस्ट एरिया है उसको बढ़ाने के लिए बात की गई है, ठीक है। और ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय नौसेना के द्वारा सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, ये अभी रिसेंटली जो है ना कहाँ पे आयोजित नहीं किया गया है। तो देखो केरल इसका पार्ट जो है ना वो नहीं है,
बाकी कहाँ कहाँ हुआ ये, बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ पे तो है, केरल इसका पार्ट नहीं था ये। इसमें भारतीय नौसेना और जितनी भी समुद्री सुरक्षा की एजेंसियां ना, वो सारी मिलके काम की थी। और मैं आपको वैसे बताता हूँ कि पहला मैरीटाइम थिएटर कमान जो है ना, ये कारवार कर्नाटक को मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ के लंबित जो टैक्स बकाया है, इसके निपटान की सुविधा के उद्देश्य से छूट और रियायतों के साथ एक नई कर बकाया सुलह योजना समाधान की घोषणा की है। तो ये स्टार्ट की है अभी तमिलनाडु ने भी रिसेंटली ने। तमिलनाडु के सीएम का नाम M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु की कुछ चीजों को भी जीआई टैग मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ना मैती केला है, मैती केला केला है ये, इसको जीआई टैग मिला। एक यहाँ का साबूदाना है, साबूदाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सालेम कहते हैं शायद ना, इसको भी जीआई टैग मिला है। साबूदाने की खीर बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और व्रत में खाई जा सकती है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे एक दो चीज़ों को और भी जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब तो थोड़े समय पहले अभी मिला है, जारदरी को मिला है, ठीक है ना, जारदरी को मिला हुआ है। ये बेसिकली एक नामाकट्टी होती है, उसको जीआई टैग मिला है ये। तो ये सब चीज़ आप याद करना। अच्छा, सबसे साउदर्न पॉइंट हमारा तूतीकोरन है, अगर आप देखा जाए बंदरगाह में, और वैसे कन्याकुमारी है वो भी तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तुतिकोरन पोर्ट जो है ना, ये हाइड्रोजन हब के रूप में बन रहा है अभी, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपका ये। और यहाँ पे तुतिकोरन और एक यहाँ पे जगह है जिसका नाम शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चिदम्बरम करके ऐसी जगह है, वहाँ पे ना अमोनिया प्लांट लगाया गया, पहली बार सेटअप किया गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और तमिलनाडु के अंदर एक बात और भी याद आ रही है मुझे, एशिया का सबसे बड़ा जो एक डिस्टिलाइजेशन प्लांट बना है, मतलब क्या है कि जो खारा पानी उसको मीठे पानी में बदलने का काम यहाँ पे होगा, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के कौशल विकास मिशन और भारतीय सेना मुख्यालय उप क्षेत्र ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को कुशल बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन सा राज्य है? असम राज्य है, असम ने ऐसा किया है, ध्यान रखना आप लोग। असम का कौशल विकास डिपार्टमेंट और भारतीय सेना, इन्होंने मिलकर ये काम किया है। गैस 2023 मध्यम अवधि बाजार रिपोर्ट, मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 से 26 तक वैश्विक गैस मांग में सालाना 1.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ना, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि 2022 से 2026 तक जो गैस की मांग है सालाना 1.6% की वृद्धि उम्मीद होगी, ऐसा माना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। और इसके अंदर कुछ कई सारी एजेंसियां हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे ऑप्शन में एजेंसियों की बात करता हूँ मैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो इसका हेडक्वार्टर पता है कहाँ पे पड़ता है आपको? इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर। ये वियना कहाँ पे पता है आपको? ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं का, ऑस्ट्रिया की, दुनिया का सबसे जीवंत शहर बोलते हैं इसको। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका भी हेडक्वार्टर वियना के अंदर पड़ता है, आपका ध्यान रखना। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, अमेरिका की कैपिटल के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद कर लेना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अच्छा, एक ना इंडिया में एलएनजी टर्मिनल चल रहा है, आपको पता हो तो, लिक्विड नेचुरल गैस वाला, धर्मा एलएनजी टर्मिनल, ये ओडिशा का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। एनीवे की कौशल विकास रोजगार विभाग और माइक्रोसॉफ्ट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत उच्च तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजिटल कौशल दिया जाएगा। तो डिजिटल कौशल दिया जाएगा किस राज्य को? ये है उत्तराखंड राज्य को। हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट प्लस में आईआईटी रुड़की, ये मिलके जो है ना डिजिटल स्कीम सिखाएंगे बच्चों को। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। अभी रिसेंटली रेड रम्प्ड हावलेट की खोज की है। ये ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति है। ये खोजी एक्चुअली कहाँ पे गई है? ये खोजी गई है वायनाड केरल के अंदर। एक ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति खोजी गई है, रंगीन ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति है, ये वायनाड केरल के अंदर खोजी गई है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 3D प्रिंटिंग टेक्निक का उपयोग करके निर्मित केरल की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया। इस इमारत का नाम क्या है? इस इमारत का नाम है अमाजे 28D। ये ध्यान रखना, 3D प्रिंटिंग वाली टेक्निक का यूज किया गया, पहली इमारत है ये। 28 दिन में बनी है ये और 11 लाख रुपए में बनी है ये।
भारत की पहले 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे खुला था, तो ये बेंगलुरु के अंदर खुला था। बेंगलुरु के अंदर एक जगह है आपका कैम्ब्रिज लेआउट, वहाँ पे इसको ओपन किया गया था। और 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है ना हमारा, उसका नाम था अग्निबैन रॉकेट था, और एक अग्निलेट रॉकेट भी था आपका। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है डियर, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। 3D प्रिंटिंग आपको महसूस हो रही होगी इसके ऊपर, ठीक है। अगला है कि फ्रांस स्थित 2 अंतरिक्ष फर्म प्रोमेथी अर्थ इंटेलिजेंस जो है, और इसके साथ में जो है ना आपका कनेक्ट सेट, ये उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 2 समझौते हुए हैं। तो ये समझौते हुए हैं आपके कनेक्ट सेट के साथ में, और के साथ में जो प्रोमेथी अर्थ इंटेलिजेंस है, ये समझौता करने वाले हैं स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। स्काई रूट एरोस्पेस क्या है, अपने रॉकेट पर फ्रांस की 2 फर्म है, एक प्रोमेथी अर्थ इंटेलिजेंसी और एक कनेक्ट सेट, इनके उपग्रहों को लॉन्च करने वाला है। रॉकेट का नाम होगा इसमें विक्रम 1, ठीक है। और भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट, जिसने रॉकेट बनाया है। हैदराबाद की कंपनी है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली प्राइवेट कंपनी स्काई रूट, भूलना मत आप लोग। अभी रिसेंटली किस राज्य सरकार ने बेगा पीवीटीजी पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप को अधिनियम 2006 के तहत अधिकार दिए हैं? तो ये दिए छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में हालांकि ट्राइबल्स आप लोगों को पता है, वन अधिकार अधिनियम दे दिए गए। वन के सारे जो काम है, या वनों को यूं कहिएगा आप लोग पूरा ऑपरेट करना, वहां से खनिज निकलना, सब कुछ इन्हीं को ही दे दिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये भी एक सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। इनकी किताब है सूर्यवंशम, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में पिछले 10 सालों में लिखी गई कोई बेस्ट किताब होती है ना, उनको ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। 1991 से चल रहा है ये। पहली बार आपको पता है किसको मिला था? ये हरिवंश राय बच्चन को मिला था। 15 लाख मिलते हैं इसमें, हाँ। और एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी देती है, वो 24 भाषाओं में देती है। 22 तो ये है ही 8वीं अनुसूची वाली, और इंग्लिश और राजस्थानी में भी मिलता है जो साहित्य अकादमी है। और सरस्वती मिलता है 22 की 22 भाषाओं में। सूर्यवंशम के लिए मिला है, सूर्यवंशम के लिए मिला है। शिव शंकरी कौन है? ये एक तमिल लेखिका है, ठीक है, तो इनको मिला है ये। क्षुद्र ग्रह बेन्नू एक एकत्रित किए गए उच्च कार्बन सामग्री और पानी धारण करने वाले मिट्टी के खनिजों की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो ये क्या है? ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा जो है ना ऐसा किया गया है अभी हाल ही में। क्षुद्र ग्रह बेन्नू से जितना भी इकट्ठा किए गए जितने भी सैंपल्स हैं, और जितने भी वहाँ पे कार्बन की जितने भी सामग्री है, उन पानी धारण करने वाले मिट्टी के खनिजों की जो है ना ये पुष्टि की है या खोज की है अभी हाल ही में। इनका मिशन कौन सा था पता है आप लोगों को? इसके मिशन का नाम था OSIRIS, ठीक है ना। और ये 8 सितंबर 2016 को भेजा था, और 24 सितंबर 2023 को वापस आया ये, ठीक है ना। और इस अंतरिक्ष यान को जो है ना वो भेजा गया था किसके ऊपर? इसको भेजा गया था बेसिकली एपोफिजिक्स के ऊपर भेजा गया था, ठीक है ना। एपोफिजिक्स के ऊपर भेजा गया था इसको। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल कब मनाते हैं? ये मतलब मनाया जाता है। 2023 के लिए थीम क्या था? तो ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका थीम था रूरल वुमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, ये इस बार का थीम था। अच्छा, विश्व छात्र दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाते हैं, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से मनाते हैं। उसका थीम था फेल, स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। लॉरियस राजदूत के नाम से नॉमिनेट किए गए युवराज के बाद दूसरे भारतीय नीरज चोपड़ा है। युवराज 2017 के अंदर नॉमिनेट हुए थे, ध्यान रखना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सुपर पावर रिटेलर कार्यक्रम स्टार्ट किया है। समझौता किसके साथ किया है? कोका कोला इंडिया के साथ में जो है ना इन्होंने समझौता किया है अभी हाल ही में, कोका कोला इंडिया के साथ में, ठीक है। और अगला सवाल है कि फॉर्मूला 1 ट्रिपल चैंपियन की लिस्ट के अंदर जो है ना अभी एक नाम आया है, अपना नाम जोड़ा है। और नाम किसने जोड़ा है? तो ये नाम जोड़ा है मैक्स वेरस्टेपन ने। मैक्स वेरस्टेपन फॉर्मूला 1 ट्रिपल चैंपियंस जीत चुके हैं 2021, 22 और 23। डच नीदरलैंड के हैं, रेड बुल की तरफ से खेलते हैं। इस साल 17 में से 14 रेस इन्होंने जीती है, 11 एक साथ लगातार जीत ली इन्होंने। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर याद रखना है डियर, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन जो है ना आपका वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को अपने अगले सेशन के दौरान, और एक बहुत ही एनर्जेटिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चनों के साथ। शुक्रिया, राधे राधे।